गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 में पॉलिनोमियल का आज हम लोग बेटा देखो चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन समझाया था। अब हम लोग को सीखना है फैक्टराइजेशन। ऐसे तो बेटा देखो ओरिजिनलिटी में मैं अगर कहानी बताऊं तो फैक्टराइजेशन जो होता है, जैसे आप किसी नंबर को फैक्टराइज करते हो, जस्ट सोचो कि आपको कहा गया कि 24 को फैक्टराइज करो। आप क्या करते हो, इसको बेटा जस्ट लाइक 2 से डिवाइड करते हो, 12 बार में कटता है, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हो, ये 3 बार में, सॉरी 6 बार में कटता है, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हो, ये 3 बार में, और लास्ट में आप इसको 3 से डिवाइड करते हो 1 बार। यानी कि 24 का फैक्टराइजेशन जो हुआ था वो 2 × 2 × 2 × 3। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 2 के पावर 3 × 3, ये इसका फैक्टराइजेशन है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम लोग बेटा नंबर को मल्टीप्लिकेशन टर्म के फॉर्म में अगर लिख देते हैं, बात समझ में आया, मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी भी नंबर में तो वो उसका फैक्टराइजेशन होता है। बात समझ में आया? इसी तरह से बेटा अब हम लोग जैसे कि मान लो पॉलिनोमियल है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। बात समझ में आया? हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हर पॉलिनोमियल के लिए बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें बेटा अलग अलग तरह का क्वेश्चन एराइज करता है। बात समझ में आया? जैसे कि आप देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जिस क्वेश्चंस में हम लोग कॉमन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया बेटा कि 2x² + 3x। अब मान लो इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, तो इसमें से कॉमन निकालोगे। बात समझ में आया? क्योंकि ये किसी फॉर्मूला को पकड़ नहीं रहा है। तो हम लोग जब ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिलता है तो सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालते हैं। बेटा सबसे पहला चीज की कॉमन होता क्या है, हम किस नंबर को कॉमन मानते हैं, ये हम लोगों को समझना है। बेटा देखो इन दोनों टर्म का, जो 2 टर्म तुम्हारे पास है, इन दोनों टर्म का जो भी तुम्हारा HCF होगा, बात समझ में आया, वही तुम्हारा कॉमन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे देखिए अब सोचोगे कि HCF कैसे निकलता है, तो बेटा एक चीज ध्यान देना कि आपको इसका HCF निकालना अगर है 2x² और 3x का, तो सबसे पहले आप HCF निकालोगे 2 और 3 का। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जो भी उसमें न्यूमेरिक्स वैल्यू है, जो भी उसका नंबर्स है, उस नंबर का सबसे पहले आप HCF निकालोगे। तो 2 और 3 का HCF जो होगा बेटा मान लो 1 हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज 1 ही होगा, लेकिन तुम्हारा जो भी यहाँ नंबर्स अगर है तो उस नंबर का HCF निकालो। इसके बाद आपका जो वेरिएबल्स है, अब वेरिएबल का, तो बेटा वेरिएबल में एक जगह x² है और एक जगह x है। ये ना दोनों में वेरिएबल जो है, एक में x² है और दूसरा में x है। तो अब क्या करोगे, इसमें देखो बेटा अगर सेम वेरिएबल हो, बात समझ में आ रहा है, अगर वेरिएबल सेम हो तो आप में को ये ध्यान देना है कि जिसका मतलब कि डिग्री, माने जिसका पावर, डिग्री नहीं पावर, सॉरी, जिसमें पावर कम होगा वो उसका HCF होगा। देखो बेटा LCM में क्या होता है कि वेरिएबल के LCM में जिसका पावर ज्यादा होता है वो LCM। जैसे अगर x² और x का LCM निकालना होगा तो x² इसका LCM होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर x² और x का तुमको HCF निकालना है तो इसका HCF x होगा।
क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर जो होता है बेटा वो तुम्हारा HCF होता है अगर वेरिएबल सेम है तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या कि यहाँ वेरिएबल का पावर जो है वो मिनिमम है, यानी कि इसका पावर x स्क्वायर और x का HCF जो है वो x हो गया। अब इस होल टर्म का यानी कि किसका 2x स्क्वायर एंड 3x का HCF क्या होगा, तो 1 इंटू एक्स, मैंने इन दोनों के अलग अलग जो HCF निकाले हैं इस HCF को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा अब मल्टीप्लाई किए तो इसका x आ गया, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही ना आएगा। मतलब ये कि अगर इन दोनों में से बेटा इसका HCF जो है वो x आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में हमको कॉमन जो है वो x मिलेगा, x के अलावा कोई दूसरा चीज कॉमन नहीं मिल सकता है। बात समझ में आएगा। तो अब जब x कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन से जो भी हमारा कॉमन है, जो भी हम कॉमन निकालें उससे बारी बारी से इन दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2x स्क्वायर को बेटा x से डिवाइड करते हैं, तो 2x स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 इंटू एक्स बाई में x, 2x स्क्वायर का मतलब नहीं ना x इंटू एक्स, बेटा एक x से ये x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 और x बचेगा, ये ना बचेगा। अब देखो बेटा जो यहाँ 2x तुम्हारा बच गया डिवाइड करने के बाद उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, फिर प्लस का साइन है यहाँ प्लस का साइन दे दोगे। अब 3x को फिर से डिवाइड करोगे, तो 3x को अगर x से डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा, यानी कि आप यहाँ 3 लिख दोगे। अब ये जो है देखो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि x इंटू 2x प्लस 3, मतलब एक नंबर आपका ये हो गया, एक नंबर आपका ये हो गया, ये दोनों नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन आपका ये हो गया। बात समझ में आया। हाँ एक चीज मैंने यहाँ तो आप लोगों को जो HCF बताया बेटा कि मान लो सेम वेरिएबल रहेगा तो पावर जो है जिसका मिनिमम पावर रहेगा वो आपका HCF हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं ऐसा होता है कि सेम वेरिएबल न हो तब उसका HCF क्या होगा, जरा उस पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसा तो होना नहीं चाहिए लेकिन इट में भी, तो देखो जैसे मान लीजिए बेटा आपको एक नंबर दिया गया कि 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब बेटा देखो अगर हम लोगों को इसका HCF निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग कि देखो 4 एंड 2 का HCF पहले तो इसका HCF निकालेंगे जो भी नंबर है, तो बेटा इसका HCF हम लोगों का 2 आएगा। नंबर के HCF में कुछ नहीं सोचना है, जैसे तुम लोग HCF निकालते हो दो नंबर का वैसे ही निकालना है। बात समझ में आया। अब दूसरा चीज जो रहा बेटा यहाँ है x स्क्वायर एंड यहाँ y स्क्वायर है, तो बेटा y स्क्वायर को हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ x स्क्वायर का रिलेटिव कोई नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ हम लोग मान लेंगे कि एज ऑफ 1 है। बात समझ में आया। मतलब x स्क्वायर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, करने का मतलब x स्क्वायर का कोई वहां दोस्त नहीं है। x स्क्वायर का दोस्त कौन होगा, x होगा या x टू दी पावर 3 होगा, मतलब x वहां पे होना चाहिए। बात समझ में आया। लेकिन ऐसा इस टर्म के साथ नहीं है, x है ही नहीं, तो हम लोग उसकी जगह पे बेटा 1 ले लेते हैं और तब इन दोनों का HCF जो होता है वो 1 होता है। बात समझ में आया। x स्क्वायर और 1 का HCF 1 होगा। उसी तरह अब यहाँ y स्क्वायर है बट यहाँ y स्क्वायर बट y से रिलेटेड कोई टर्म है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, y है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में अब यहाँ पे हम लोग बेटा 1 एंड y स्क्वायर का
HCF निकालेंगे तो ये भी 1 होगा। अगर अब हम इस होल टर्म का HCF माने कहने का मतलब कि 4x² प्लस 2y² का अगर HCF निकालेंगे तो वो होगा 2 × 1 × 1 दैट मींस कि 2 आपका HCF होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? वेरिएबल जब तक सेम नहीं होगा आप उसका HCF 1 लिखोगे। कहने का मेरा मीनिंग ये था। बात समझ में आया? अगर यहाँ x रहता तो HCF दूसरा हो सकता था, लेकिन यहाँ x से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है और यहाँ y से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, इसलिए इन दोनों स्थिति में HCF जो है बेटा वो 1 होगा। क्लियर? जहां पे वेरिएबल मैच नहीं करेंगे, या हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर भी हो, जैसे कि मान लो कि 2x² प्लस 3y²। अब कहोगे कि सर इसमें कॉमन, तो बेटा इसमें देखो 2 और 3 का अगर हम HCF निकालते हैं तो ये भी 1 आएगा, x² और 1 का अगर HCF निकालते हैं फिर भी 1 आएगा, और y² और 1 का 1 और y² का अगर HCF निकालते हैं फिर भी 1 आएगा। बात समझ में आया? तो अब इन तीनों को अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में फाइंड करते हैं, मतलब कि 2x² एंड 3y² का अगर HCF निकाला जाए तो 1 × 1 × 1 दैट मीन्स कि 1 आपका आंसर होगा। बात समझ में आया? और जो HCF होता है बेटा वही तुम्हारा जो है कि नहीं वो कॉमन होता है, और जो कॉमन हम लोग निकालते हैं बेटा उसी कॉमन से इसको डिवाइड करते हैं, और जैसे ही उसको डिवाइड करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। वही तुम्हारा जस्ट लाइक क्या कहोगे कि उस फैक्टराइजेशन है। लेकिन अब सोचोगे कि क्या ये सारा फैक्टराइजेशन इसी ढंग से होता है? तो नहीं बेटा, कुछ फैक्टराइजेशन जो होते हैं, बात समझ में आ रहा है, कुछ फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो कॉमन निकालने से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ फैक्टराइजेशन ऐसा होता है जो कि तुम्हारा कोई ना कोई फॉर्मूला पकड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया बेटा कि 9a² माइनस 4b²। अब सोचोगे कि इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। बात समझ में आया? अब ये 3a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बदले में बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि 3a प्लस 2b इंटू 3a माइनस 2b, क्योंकि देखो a का वैल्यू 3a है और b का वैल्यू, देखो फैक्टराइजेशन में जो है कि नहीं बेटा कुछ फॉर्मूला है जो कि यूज होता है। बात समझ में आया? जैसे देखो अगर मान लो कि कोई फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसमें a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना बेटा ये फॉर्मूला। लेकिन अगर इसको फैक्टराइज करना होगा, देखो जैसे एक्सपेंड जब करना होता है तो आपको ये दिया जाता है, आप उसके बदले में ये वाला चीज लिखते हो। मेरी बात ध्यान से समझना, जब आप एक्सपेंड करते हो माने एक्सपेंशन करते हो तो उस समय आपको a प्लस b का होल स्क्वायर दिया जाता है, उसके बदले में आप a² 2ab और b² लिखते हो। लेकिन जब आपको इसको फैक्टराइज करने के लिए देगा तो वो a² 2ab और b² दिया रहेगा, और उसको आपको उसके बदले में आपको a प्लस b का होल स्क्वायर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 4a² प्लस 24ab प्लस 9b²। तो अब मान लो ये बेटा तुम्हारा 2a का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b 12ab
तो बेटा अब प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब देखो 4 की जगह पे 2a का होल स्क्वायर कर दिए। 12ab जो दिया हुआ है इसके बदले में हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2a इंटू 3b और 3b का स्क्वायर करने पे 9b स्क्वायर आ गया, यानी कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो अब इसके बदले में हम 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग बेटा 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b। तो देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया कि नहीं। इसी तरह से तुम जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बेटा उसमें एक्सपेंशन में तुमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया होगा, उसको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca लिखना है। लेकिन जब उसको तुमको मतलब फैक्टराइज करना होगा तो तुमको दिया होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ये दिया होगा, और उसके बदले में तुमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना होगा। बात समझ में आया? इस तरह से तुम्हारा बहुत सारा मतलब कि फैक्टराइजेशन जो है वो किसी ना किसी फॉर्मूला को पकड़कर चलता है। बात समझ में आया? जैसे तुम्हारा फॉर्मूला जो है बेटा देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये इसका ये डायरेक्टली अगर दे दिया क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली तुम्हारा प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। बात समझ में आया? जितना एक्सपेंशन का फॉर्मूला है वो तुम्हारा जो राइट साइड में होगा वो राइट साइड वाला गिवन में होगा और लेफ्ट साइड वाला लिखना होगा फैक्टराइजेशन। जैसे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, बेटा ये जो है ये प्रोडक्ट के ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं। इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू जो है ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो ये अगर ये डायरेक्टली ये भी दिया हुआ है तो इसके बदले में अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। बात समझ में आया? एक फॉर्मूला वो वाला है तुम्हारा, क्या कहते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसके बदले देखो a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कि देखो ये और ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये जितना भी है अगर इतना तुमको दिया हुआ है तो आप इसका फैक्टराइजेशन इतना लिख सकते हो। बात समझ में आया? ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन का अलग अलग रूल्स है। बात समझ में आ गया? इसके अलावा अब देखो बेटा हम लोगों को एक फैक्टराइजेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ना होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके होता है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 45। अब मान लो इसको फैक्टराइज करना है तो बेटा देखो इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है वो पहले बात हम लोग समझो। सबसे पहला काम हम लोगों को करना है बेटा कि लास्ट टर्म को यानी कांस्टेंट टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा कहने का मतलब कि अगर 45 को हम एक से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45x स्क्वायर। यही ना आएगा बेटा? जब हम 45 को अगर एक से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो 45x स्क्वायर आएगा। अब देखो इसमें से 45 को बेटा हमें फैक्टराइज करना है।
तो मान लो अगर हम इसको 3 से करते हैं, 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार, यानी इसका फैक्टराइजेशन जो है बेटा वो 3 × 3 × 5, यानी इसका फैक्टराइजेशन हुआ। यानी इसके फैक्टराइजेशन में 3 टर्म है। इस 3 टर्म से हमको केवल 2 ही टर्म बनाना है। बात समझ में आ रहा है? इस तीनों टर्म को मिलाकर हमको केवल 2 टर्म क्रिएट कर देना है। और वो 2 टर्म कैसा क्रिएट होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट टर्म के पहले का सिंबल देखें। तो बेटा ये पहले का जो सिंबल है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस का साइन है। यानी इसका मतलब कि ऐसा 2 नंबर इस फैक्टराइजेशन से क्रिएट करें जिसको ऐड करके ये बीच वाला मतलब कि 14 आ जाए। बात समझ में आया? तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या किए, 3 3 जा 9 और ये 5 को 5 कर देंगे, ये 2 टर्म क्रिएट हो गया। बात समझ में आया? अब बेटा ये x स्क्वायर को हम लोग फैक्टराइज नहीं ना किए थे, तो x हम लोग x स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे तो वो x × x आएगा ना। तो इसका एक x 9 के साथ लगा दिए और ये वो x जो है वो 5 के साथ लगा दिए। अब इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा ये 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह से आपको लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद आपको उससे हर बार बेटा 2 नंबर क्रिएट करना है, जिस नंबर से आपको ये पता चले कि आपको कैसा 2 नंबर बनाना है। तो अगर यहाँ माइनस का साइन आता है तो मतलब ये दोनों नंबर घटाने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस का साइन आता है तो दोनों नंबर को ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो तीसरा चीज हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि बेटा जो सेकेंड टर्म है वो प्लस में है, यानी ऐड करने के लिए दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होगी तभी ना ऐड होगा, या दोनों नंबर नेगेटिव होगी तब ऐड होगा। तो बेटा अगर यहाँ पॉजिटिव पे 14 लाना है तो तुमको ये दोनों नंबर पॉजिटिव रखना है। अगर ये नंबर निगेटिव है तो ये दोनों नंबर को आपको निगेटिव रखना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर ये निगेटिव हुआ तो मान लो यहाँ -14 अगर है तो ये दोनों नंबर निगेटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है बेटा तो इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होगा। यानी देखो x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45। अब देखो अगर यहां माइनस होगा तो बेटा थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर यहां माइनस हुआ और यहां प्लस हुआ, बात समझ में आ रहा है? तो वैसी स्थिति में ये दोनों नंबर बेटा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। लेकिन अब बात आई कि कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा कौन सा नंबर निगेटिव, क्योंकि जैसे ही यहाँ माइनस आएगा थर्ड टर्म के पहले तो वो तुमको ये बता देगा बेटा कि ये मिडिल टर्म जो लाना है हम लोगों को वो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्शन का रूल है ना कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अब रहा कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो बेटा अगर सेकेंड टर्म के पहले पॉजिटिव का साइन है तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर सेकेंड टर्म के पहले पॉजिटिव का साइन है तो इन दोनों टर्म में जो टर्म बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा और जो अदर बच जाएगा वो निगेटिव होगा। अगर यहाँ निगेटिव साइन है, बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ निगेटिव साइन है तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा
कि जो नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा वो नंबर नेगेटिव होगा, अदर वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो ये स्प्लिटिंग का एक रूल था, इससे तो हम स्प्लिट कर सकते थे। अब आफ्टर स्प्लिटिंग हम लोगों को, स्प्लिटिंग का मतलब हुआ कि मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में बांट दिया और जो 3 टर्म था उसको हमने 4 टर्म बना दिया। वो बनाने का नियम मैंने आप लोगों को समझा दिया, कैसे आप क्रिएट करोगे 3 टर्म को 4th टर्म में। और 4th टर्म जब क्रिएट हो गया बेटा, तो इसमें से अब इन दो टर्म को हम लोग अलग अलग बांट देंगे। ये एक हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया। अब बेटा इन दोनों में से हम लोगों को अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों में से हम लोगों को अलग कॉमन निकालना है। तो मान लीजिए कि इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं बेटा, तो 1 और 9 है, तो इसका तो HCF 1 आएगा, जस्ट लाइक x स्क्वायर और x है तो इसका HCF x आएगा, यानी कि टोटल मिला के x इसका HCF होगा। तो यहाँ x HCF ले लिए। अब x से इस x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बेटा तो x बचेगा, और अगर हम 9x को x से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। अब इन दोनों में से 5 और 45 का HCF अगर निकालेंगे तो बेटा 5 आएगा। x यहाँ x है ही नहीं, तो बताए थे ना कि जब x के साथ कोई वेरिएबल न हो तो वैसी स्थिति में, माने x से रिलेटेड वेरिएबल न हो तो वहां 1 माना जाता है। तो x और 1 का HCF 1 होगा, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट लाइक 5 into 1 यानी कि 5 HCF आ जाएगा। तो इसमें HCF हम लोगों को 5 मिल गया। अब 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये x बचेगा, और 5 से अगर 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। बात समझ में आ गया? अब देखो, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, हम लोग जो 2 ब्रैकेट में आए बेटा, ये दोनों ब्रैकेट में हम लोगों का एक ही चीज आया है। अभी आप लोग को ध्यान दीजिए, यहाँ x + 9, यहाँ भी x + 9, ये दोनों सेम आएगा। इसका मतलब कि मैंने ऊपर जो भी काम किया है वो अभी तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्येंद्र सर बता दिए हैं कि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आता है तो तुम लोग कुछ भी करके दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज लिख देना, ऐसा नहीं। वो अगर प्रोसेस तुम्हारा सही ढंग से आ रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि इस ब्रैकेट में हमेशा जो है वो सेम थिंग्स आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करना है कि अब इस 2 टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया बेटा और एक ये टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में से तुमको अब x + 9 कॉमन ले लेना है, क्योंकि दोनों में सेम है। जैसे ही x + 9 कॉमन लोगे बेटा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा ना, और ये कटेगा तो तुम्हारे पास +5 बचेगा। यही तुम्हारा, ये देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया कि नहीं, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो सीख लिए। बात समझ में आया? और अगर किसी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगा तुम्हें तो वो हमको आप लोग फोन करके बताना, उस फैक्टराइजेशन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है? एक फैक्टराइजेशन और है बेटा, वो तुम्हारा है मतलब कि क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। बात समझ में आएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का रूल। देखो, जैसे मान लीजिए तुमको दिया x⁴ + 6x² + 11x + 6। मान लो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया बेटा। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को तुमको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने का तुम्हारे पास 2 तरीका है। 2 तरीका से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। अब देखो, इसको कैसे फैक्टराइज करना है
एक इसमें भी बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। इसमें जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है तो इसके मिडिल में ये दो टर्म होते हैं बेटा। ये दोनों टर्म स्प्लिट करके 4 टर्म क्रिएट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों टर्म जो है स्प्लिट होके 4 टर्म क्रिएट होते हैं। तो पहले इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। तो बेटा इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिखते हैं किसका? लास्ट टर्म का। फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। बात समझ में आएगा? ये तुम्हारा इसका मतलब फैक्टर होगा किसका? इस 6 का। 6 का जितना भी फैक्टर है इन सारे फैक्टर को प्लस माइनस 1 का मतलब कि 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस 3 भी, और 6 भी हो सकता है, माइनस 6 भी। इसके अलावा तो इस 6 का कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा काम जो है बेटा वो रफ में करना है। रफ में क्या करना है वो देखो बेटा। इसमें से बारी बारी से एक एक वैल्यू हम लोगों को पुट करके चेक करना है कि कौन सा वैल्यू पुट करने पर ये 0 के बराबर आ जा रहा है। हम लोगों को इन 4 वैल्यू, 4 मतलब कि 8 वैल्यू है, इस 8 वैल्यू में से किसी न किसी वैल्यू को पुट करने पर बेटा जो है रिमाइंडर 0 आएगा जरूर। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल में कुछ प्रॉब्लम है। बात समझ में आएगा? तो सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं। तो बेटा 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। बेटा 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 यानी कि ये मिला के 24 आ गया। कहने का मतलब कि ये तुम्हारा 1 जो है वो इसका जीरोस नहीं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा अब माइनस 1 पुट करते हैं। तो बेटा माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 1 और प्लस 6। अब देखो ये तो माइनस 1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6। बेटा इसमें ये दोनों नेगेटिव है तो ये माइनस 12 और ये 6 पॉजिटिव है तो प्लस 12। ये दोनों कट के इज इक्वल टू 0। यानी बेटा जब x का वैल्यू हम लोग माइनस 1 दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1। यानी अगर इसको इधर करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जब इसका रिमाइंडर यहाँ 0 आया है बेटा, इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x टू दी पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। मतलब इसका ये फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब तुमको ये रॉक वर्क का कोई काम नहीं है। अपना ये रॉक का तो हटा दो, इसका कोई आपको जरूरत नहीं है। बस आपको बारी बारी से वही वैल्यू पुट करके चेक करना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है बेटा, यहां तक प्रोसेस जो है वो दोनों मेथड में सेम। बात समझ में आ रहा है? यहां के बाद आपको 2 मेथड अलग अलग हो जाएगा। वो क्या होगा कि पहला स्प्लिटिंग। तो बेटा स्प्लिटिंग इसका कैसे करते हैं वो देखो। तो ये एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो पहला एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ऐसे ही उतार दो प्लस बेटा ये एक्स स्क्वायर है। यहां अगर हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इन दोनों में से हमको कॉमन एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो हमें एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में बच जाएगा। तो हमें यही काम करना है कि हर बार
हमारे ब्रैकेट में x प्लस 1 जो है वहीं आना चाहिए। अब देखो ये बेटा 6x² था, तो इसमें से x² 1x² तो हमने यहाँ लिख दिया, तो हमारे पास अब बच गया 5x²। 5x² x², ये मिलकर 6x² हो गया। ये है तुम्हारा 11x, तो 11x में से 5x यहाँ अगर लिख देते हो तो इन दोनों में से बेटा 5x कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा x प्लस 1 यहाँ भी ब्रैकेट में आ जाएगा ना। तीसरा, अब 11x में से 5x को आप यहाँ लिख दिए, बट अब इसमें से 6x यहाँ तुम्हारे पास बच गया है, और ये 6x के साथ एक 6 जो है वो है, तो इन दोनों में से 6 कॉमन ले हुए तो x प्लस 1, यानी तुम्हारे हर ब्रैकेट में देखो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। कहने का मतलब कि जो तुम्हारा फैक्टर अगर रहेगा कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा बेटा वो x प्लस 1, मतलब कि वही फैक्टर तुम्हारा ब्रैकेट में आना चाहिए। बात समझ में आया? अब इन तीनों टर्म में से अगर इन तीनों टर्म में से हम लोग x प्लस 1 को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो x² प्लस 5x प्लस 6 यही बचेगा। अब हम लोगों को बेटा इसको स्प्लिट करना है अपना जो क्वाड्रेटिक का मैंने रूल बताया उसके अनुसार, तो x प्लस 1 ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको करोगे तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखो x प्लस 1 ये हो गया। अब इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं बेटा तो x कॉमन मिला, ये x प्लस 3 आ गया। इसमें अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 3 आ गया, यानी x प्लस 1 बेटा अगर इन दोनों में से हम x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x प्लस 2, यानी कि ये देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। यही तुम्हारा फैक्टराइजेशन। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है फिर भी आपको यहां तक का काम करना है, बात समझ में आया? इसके नीचे वाले इस प्रोसेस के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस और बताता हूँ। यहाँ आपको ये पता चल गया कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना, माने इसका ये फैक्टर है। बेटा जब फैक्टर है तो इसका मतलब कि इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि x प्लस 1 से x टू दी पावर 3 प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसको अगर हम मतलब कि क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया? तो आप लोग एक क्लास में पढ़े हो डिवाइड, बेटा x से q है तो यहाँ x², तो ये हो गया x टू दी पावर 3 प्लस x²। अब ये माइनस ये कट गया, यहाँ आ गया आपका क्या 5x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 5x, तो ये हो गया 5x² प्लस 5x। बेटा ये माइनस ये कट गया, 11 में से 5 गया, 6x प्लस 6। अब यहाँ प्लस 6 से आप डिवाइड कर दिए तो 6x प्लस 6, ये माइनस ये दोनों कट गया, यानी रिमाइंडर 0 है। अब क्लास 5 में बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े थे? अब वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। मान लो कि ये तुम्हारा px हो गया और ये तुम्हारा जो है वो gx हो गया x प्लस 1, और इसमें बेटा qx जो है वो तुम्हारा हो गया x² प्लस 5x प्लस 6, और तुम्हारा rx जो है वो हो गया 0। मतलब ये बेटा कि ये तुम्हारा एज अ डिविडेंड, ये तुम्हारा डिवाइजर, ये तुम्हारा कॉसेंट और ये तुम्हारा रिमाइंडर। बात समझ में आया? तब हम लोग ये लिख सकते हैं बेटा कि px इज इक्वल्स टू, माने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
यानी कि जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बात समझ में आया? वही फॉर्मूला है, खाली लिखने का तरीका बदल गया है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेट प्लस रिमाइंडर। तो देखो बेटा, डिविडेंड तो जो है वो है डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हम लोग का? एक्स प्लस 1। कॉसेट क्या है? तो कॉसेट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और रिमाइंडर क्या है? 0। अब बताओ कि अगर हम लोग बेटा इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ते हैं 0 तो फिर तो वही आएगा, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। तो इसका मतलब कि ये x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा और इसमें अगर 0 ऐड भी करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ही आएगा। अब हमको फिर से इसको एक बार स्प्लिट करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 इसको ऐसे ही रहने दो, इसको स्प्लिट कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, मतलब जस्ट लाइक सोचो कि यहां से फिर वही वाला प्रोसेस पकड़नी है। x प्लस 1 ये x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3। अब बेटा ये x प्लस 1 x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो बच गया x प्लस 2। मतलब देखो ये और ये आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इस मेथड से सॉल्व कर रहे हो बेटा फिर भी आपको यहां से इतना प्रोसेस ये इसके ऊपर आपको इंक्लूड करना है। मतलब इतना के बदला में ये चीज लिखो, ये लिखो या इसके बदले में आप ये लिखो। बात समझ में आ गया? तो आपको अब जो है बेटा फैक्टराइजेशन मैं अपने अनुसार तो कंप्लीट कर दिया हूं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? बाकी और कुछ होगा तो हम देखेंगे आगे, ठीक है? थैंक यू।